गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के बारे में बताऊंगी। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप हम अभिकारक और उत्पाद पदार्थों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक संयोग के जो नियम है वो कौन कौन से हैं? पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा नियम है गैल-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम। 19वीं शताब्दी में रसायनज्ञों ने ये कहा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं। तो इसी समय एक वैज्ञानिक आए लेवाइजर, जिन्हें कि रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। 1774 ईस्वी में उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया और पहला नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम में उन्होंने कहा कि भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य न तो उत्पन्न होता है, यद्यपि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। आपने देखा होगा, लकड़ी जब जलती है तो लकड़ी ऊष्मा देती है और हम खाना बना लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद अर्थात जब लकड़ी जल जाती है तो हम देखते हैं कि हमें कोयला प्राप्त होता है और फिर अंत में बची हुई हमें राख प्राप्त होती है। हमारा कार्य हो जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ऊर्जा है, जो पहले लकड़ी ने हमें जो ऊर्जा दी, पहले कुछ और थी और बाद में उत्पाद के रूप में हमें कुछ और प्राप्त हुई। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य न तो उत्पन्न होता है, यद्यपि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। जैसे लकड़ी का उदाहरण हमने कहा, ऐसे ही आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का ये सूत्र है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो 40 और कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 40 धन 12 धन 16 48। तो ये जोड़ करके आपका हो जाता है 100। और इधर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिन बुझा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर इसका अगर हम निकालेंगे द्रव्यमान तो ये कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 56। और यहाँ CO2 का देखो, ये 12 धन 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 2 गुणा 16, तो ये आ जाएगा 12 धन 32। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 44 और 56 प्लस 44 बराबर 100। अर्थात अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 100 ग्राम ली है तो अभिक्रिया के उपरांत भी हमें 100 ग्राम ही कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की मात्रा टोटल जो हमें प्राप्त हुई 56 और 44 ग्राम के रूप में, वो जोड़ करके 100 ग्राम ही प्राप्त हुआ। केवल रूप परिवर्तन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप परिवर्तित हो रहा है। तो ये नियम यह बताता है कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे ही आप अन्य उदाहरणों को ले सकते हैं। आप उदाहरण लीजिए, कोई भी उदाहरण लीजिए आप, आपके पास कोई भी समीकरण है, माना Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है, आप वहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद बताऊंगी कि दूसरा नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम भी यह कहता है
कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ लिया जाता है वो चाहे किसी स्रोत से लिया गया है या कैसे ही उसको बनाया गया है, किसी भी विधि से बनाया गया है, तो उस यौगिक के बनने में प्रयुक्त पदार्थों के बीच में, पदार्थों माने तत्वों के बीच में, यौगिक तत्वों से मिलकर के बनेगा, एक निश्चित अनुपात में बनेगा यौगिक। माना कि आप पानी बना रहे हैं, पानी को आपने झरने से लिया, आपने वर्षा का लिया, घर के अंदर का लिया, प्रयोगशाला का लिया, तालाब का लिया, कहीं का भी आप पानी लेते हैं, H2 हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 अनुपात यहाँ पर 16 हो गया, अर्थात 1:8। कहीं से भी आपने पानी लिया तो उस पानी को बनने में, उस पानी के यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। अब माना आप बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये दूसरा उदाहरण है, तो ये CO2 ऐसे बना। अब ऐसे ही माना आपने अभी मैंने जो समीकरण लिखी है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया, CaO + CO2, तो यहाँ पर इस स्रोत से बना लिया। और अन्य विधि भी है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दो तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। किसी भी विधि से आप CO2 बना रहे हैं तो उस CO2 के बनने में, तो यहाँ पर कार्बन का 12 हो गया परमाणु भार और ऑक्सीजन का हो गया 2 × 16 अर्थात 32। अब आप उस संख्या से भाग दो जो कि इसको भी विभाजित करती है, इसको भी विभाजित करती है, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 4 × 8 32। तो कहने का अर्थ ये है कि कैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है तो CO2 को बनाने में जो तत्व शामिल हैं उनके बीच में स्थिर अनुपात होता है 3:8, चेंज नहीं होता है, तो यह अनुपात स्थिर अनुपात कहलाया। अब इसके बाद मैं आपको एक और उदाहरण बता रही हूँ द्रव्यमान संरक्षण का। वो मुझे याद आ गया कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो AgCl बनता है। अगर इसका एक उदाहरण में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + NaCl, तो यहाँ पर ये बनेगा AgCl + NaNO3। तो इस प्रयोग को H आकार की नली में किया गया, जिसको कि लेडॉल्ट नली कहते हैं। तो आपको ये मैं पहले की बातें बता रही, जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप जब प्राप्त होता है तो एक एरो जो है ये नीचे की ओर लगाया जाता है, और जब गैस प्राप्त होती है तो एरो ऊपर की ओर को लगाया जाता है। जब गैस प्राप्त होगी तो एरो ऊपर को, और अगर हमें कोई अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो उस समय एरो नीचे को लगेगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड बना और NaNO3, Ag इसके साथ AgCl NaNO3, तो ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप और NaNO3। तो H आकार की नली में इसको किया गया। तो क्या किया, H आकार की नली में एक और एक सिरा और दूसरी ओर दूसरा सिरा, और बीच से एक दोनों को जॉइंट करने वाली एक नली और है। तो जब हम देखते हैं कि सिरों को बंद कर दिया जाता है, माना प्राप्त पदार्थ हमारे पास प्रारंभ में हमने 100 ग्राम लिया, दोनों का, इसका और इसका टोटल मिला के 100 लिया। हमने नली को हिलाया, हिलाने के उपरांत AgCl और NaNO3 का जो टोटल जो भार है वो भी हमें 100 ग्राम ही प्राप्त होगा। तो यह नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है कि रूप चेंज हो जाता है पदार्थ का, लेकिन मात्रा वही बनी रहती है। तो इसके बाद मैं आपको तीसरा नियम बताऊंगी, गुणित अनुपात का नियम।